सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को एक महिला से प्यार हो जाता है। उस महिला से वादा करता है कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ, अब सब कुछ साथ साथ होना है। अलग होना नहीं चाहते थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों ही शादीशुदा थे। शादीशुदा होने की वजह से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाते हैं। कहते हैं बाबा महाराज हमारी मदद करो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, साथ जीना चाहते हैं। तभी तांत्रिक उन्हें एक मशवरा देता है कि जैसा मैं कहता हूं, जो क्रियाएं मैं करने के लिए बोलूंगा वो क्रियाएं तुम्हें करनी होंगी। यदि वो क्रियाएं तुम कर लोगे तो तुम्हें जिंदगी भर कोई भी अलग नहीं कर सकता। जैसे ही वो सुनसान इलाके में जंगल में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, तांत्रिक ये अपनी आंखों से देख रहा था और तभी तांत्रिक ऐसा मंत्र मारता है कि दोनों चिपक जाते हैं। छूटने की तमाम कोशिशें कर रहे थे लेकिन छूट नहीं पाते। ऐसे चिपके थे कि खाल शरीर की छूटने लगती है, लेकिन वो एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे कि छूट ही नहीं पाते। जब छूटते हैं तो दोनों की मौत हो जाती है, मर जाते हैं। जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है तो इस इलाके के लोग, उस जिले के, उस प्रदेश के लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार ये ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब महिला और पुरुष आपस में संबंध बना रहे थे तो वो चिपक कैसे गए। पुलिस इस मामले की जांच करती है, पड़ताल करती है और पड़ताल करने के बाद जो सच सामने आता है उस सच को देखकर लोग वाकई सन्न रह जाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी तकलीफ होगी, आप भी सन्न रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर, और इसी जिले का एक इलाका लगता है भादबीगुड़ा। दरअसल एक युवक जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास, नाम राहुल मीणा, जो कि जावर माइंस गांव का रहने वाला था, वो पेशे से सरकारी शिक्षक है। उस व्यक्ति को मंदिर जाने की आदत थी। वो वहीं पास का ही एक गांव होता है शेषनाग बाबूजी मंदिर, उस मंदिर पर जाता था, पूजा पाठ करता था और वहां से पूजा पाठ करने के बाद सीधा बच्चों को पढ़ाने चला जाया करता था। पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अपने काम को करता था और यही वजह थी कि उस इलाके के लोग उस मास्टर जी का बड़ा सम्मान करते थे। मास्टर जी का रोज रोज मंदिर जाना और मंदिर से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना, फिर सीधा घर आना, ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहा। और एक दिन इस मंदिर पर एक सोनू नाम की महिला होती है, वो इसको देख रही थी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, प्यार कर बैठते हैं। और ये सिलसिला जब शुरुआत में पहले दोस्ती से फिर प्यार में बदल जाता है तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अब वो मंदिर कम एक दूसरे से मिलने के बहाने जरूर तलाशा करते थे। बहाने तलाशते तलाशते काफी वक्त ऐसे ही गुजरता चला जाता है और दोनों के बीच में ऐसे ही शारीरिक संबंध बनते चले जाते हैं। लेकिन शिक्षक का ध्यान अब ना पूजा में था, शिक्षक का ध्यान ना बच्चों को पढ़ाने में था और शिक्षक का ध्यान ना ही अपने घर परिवार में था। जैसे जैसे इस महिला के साथ उस शिक्षक की नजदीकियां बढ़ती चली जाती हैं, वैसे वैसे अपने घर में कलेश होने लगता है। पत्नी बार बार अपने पति को अपने पास बुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन पति था यानी कि शिक्षक, जो कि उसके पास जाने को तैयार नहीं था। उसने फिर महिला ने आसपास की महिलाओं से, आसपास के कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आकर पूछा कि मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूं, लेकिन पति हैं कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी वहां गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं जो भादबीगुड़ा में एक मंदिर है शेषनाग बाबूजी मंदिर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। वहां पर एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक हैं भालेश कुमार। भालेश कुमार जी के पास जाओगी, तांत्रिक के पास जाओगी, बाबा के पास जाकर अपनी समस्या रखोगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन तांत्रिक के पास जाए और उनकी समस्या का समाधान ना हो। जब ये बात वो महिला सुनती है तो महिला बहुत खुश हो जाती है। सीधे ही वो तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक के पास जाने के बाद उन बाबा से कहती है कि बाबा, मेरा परिवार, मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, बिगड़ रहा है। आखिरकार मेरा पति क्या करता है मेरी समझ ही नहीं आता, मुझे मेरे पति को वापस कर दो। कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करो, कुछ ऐसी क्रियाएं करो, कुछ ऐसा ताबीज दो जिससे मेरा पति बिल्कुल भी मुझसे दूर ना जाए। तभी पुजारी यानी कि मंदिर का जो तांत्रिक होता है, बाबा होता है, वो महिला से कहता है कि तुम्हें फला तारीख को, एक तारीख दिन ये निश्चित करता है और उससे कहता है कि जब भी अगली बार आओ अपने पति का फोटोग्राफ्स लेके आना। बिना फोटोग्राफ्स के मैं उस कोई भी तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। अब जैसे ही वो महिला अपने बताए हुए निर्धारित समय और तिथि पर वो पहुंचती है तो तांत्रिक के पास जाने के बाद वो फोटोग्राफ्स दिखाती है। तांत्रिक उस फोटोग्राफ्स को देखने के बाद आंखें खुली होकर देखता रहता है, बड़ी बड़ी आंखें करता है, परेशान सा हो जाता है। तभी तांत्रिक कहता है कि तुम्हारा पति ये है? तो महिला कहती है जी मेरा ही ये पति है, जो काफी दिनों से मुझसे बातचीत नहीं करता है। मैं इसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती हूं तो आता ही नहीं है। तभी तांत्रिक कहता है कि मैं भी तो कहूं कि आखिरकार ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर रहा है। तभी तांत्रिक ने उस शिक्षक की जो बातें थी, क्योंकि उसी मंदिर का वो पुजारी भी था, तांत्रिक भी था,
और सारी बातें उस राहुल मीणा की जानता था, जो सरकारी स्कूल में अध्यापक होता है। इसी मंदिर में एक महिला आती थी, उस महिला से उसके अनैतिक संबंध बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। यही कारण था कि वो अपने घर परिवार में ध्यान नहीं देता था। एक एक बातें जो थी तांत्रिक को मालूम थी, यानी कि भालेश कुमार ने उस महिला को सारी बातें राहुल की बता दी कि उसका दूसरी महिला से संबंध है। और जैसे ही शिक्षक पूजा करके या स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर घर पहुंचता है तो घर में कलेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। पत्नी कहती है कि मैं भी तो कहूं कि तुम इतने दिनों से मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, आज मुझे सब कुछ पता चल गया है। जैसे ही ये बात उस शिक्षक को पता चलती है, शिक्षक भी आग बबूला हो जाता है। रात तो किसी तरह कट जाती है। वो सीधा उस तांत्रिक के पास जाकर उससे विवाद करने लगता है, झगड़ा करने लगता है कि तुमने जो मेरी बातें बताई हैं ये तुमने अच्छा नहीं किया। पूरा समाज, पूरा इलाका तुम्हारी बड़ी इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है, लेकिन तुम नहीं जानते हो जिस महिला से मेरे संबंध बने हैं, मैं जानता हूं कि उसी महिला से कई सालों से तुम्हारे भी अनैतिक संबंध बने हुए थे। यानी कि वो महिला पहले तांत्रिक के साथ संबंध बनाती थी और बाद में वही महिला उस मास्टर जी के साथ संबंध बनाने लगी। और इस महिला ने सारी की सारी बातें, तांत्रिक की जो कमजोरियां थी वो पहले ही राहुल को बता दी। जब ये बात राहुल ने उस तांत्रिक को बताई तो तांत्रिक घबराने लगा, परेशान होने लगा, ये सोचकर कि ये बात जब समाज में जाएगी, ये बात जब मंदिर में पूजा करने वाले अनुयायियों के पास जाएगी तो लोगों का उसके प्रति विश्वास कम हो जाएगा। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति, एक बाबा आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि वो लोगों की मदद करता था, कभी ताबीज बनाकर तो किसी के लिए पूजा पाठ करके। तब उसने हाथ पैर जोड़े, उनसे दोनों से कहा कि जो भी तुम्हारे बीच में हुआ है मैं इस बात को किसी को नहीं कहूंगा, और साथ ही जो तुम्हारी पत्नी के मन में जो मैंने बातें भर दी हैं वो बातें भी पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस इसी तरह की बात थी। तांत्रिक, मास्टर जी और वो महिला तीनों ही आपस में बातचीत करते हैं और बीच के रास्ते का सुलह निकालते हैं। तभी वो मास्टर जी कहते हैं कि मैं इस महिला को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। ये ठाकुर समाज से है, इसलिए इसका परिवार के लोग, इसके समाज के लोग इस रिश्ते को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगे। वाकई मैं जानता हूं कि तुम जो क्रियाएं करते हो, क्रियाएं हमेशा सच होती हैं। ऐसी ही कोई क्रिया करो जिससे कि इस महिला के मेरे साथ संबंध बने रहें और हम दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग ना हो। जब ये बात तांत्रिक सुनता है तो तांत्रिक सीधा सीधा उनसे कहता है कि इसके लिए मुझे कुछ पूजा पाठ करनी होगी, कुछ सामग्री है उसका इंतजाम करना होगा, और सामग्री के लिए उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद तांत्रिक बाजार से कुछ सामान धीरे धीरे खरीदना शुरू कर देता है। इसके लिए एक तारीख मुकर्रर करता है। तारीख होती है 15 नवंबर 2022। वो कहता है कि सुखड़िया सर्किल से जो ओवेश्वर की ओर रास्ता जाता है उसी के जंगल में तुम मुझे मिलना। इसके बाद उस शिक्षक और उसकी जो महिला मित्र थी उन दोनों को उस जंगल में बुलाया जाता है 15 नवंबर की शाम लगभग 6-7 बजे के आसपास। पूरा अंधेरा सा हो चुका था और अंधेरा होने के बाद उन दोनों को जंगल में ले जाया जाता है। साथ ही वहां पर पूजा पाठ का इंतजाम किया जाता है। और जैसे ही पूजा पाठ चल रही थी तब वो कहता है कि अब तुम दोनों को बिल्कुल कपड़े उतारकर शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और तुम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। जैसे ही तुम शारीरिक संबंध बनाओगे मैं कुछ ऐसी क्रियाएं करूंगा, उस क्रियाओं को होता देख फिर तुम्हें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। उसके पास कुछ ऐसी चीजें थी, वो कुछ फासले से एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तांत्रिक अपनी पूजा पाठ में मस्त था, लगातार वो तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रहा था। तभी उसने अपने थैले में से एक बोतल निकालता है। उस बोतल को उसने ग्लव्स पहने हुए थे और उस बोतल के अंदर से एक लेप निकल रहा था। उस लेप को निकाल के उस महिला के शरीर पर लगा देता है और उसी लेप को उस पुरुष के शरीर पर लगा देता है। और जैसे ही वो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से गले लगने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही वो चिपकने लगते हैं। दरअसल वो कोई और चीज नहीं थी, वो फेविक्विक थी। और वो तंत्र मंत्र क्रियाओं के नाम पर जो बहुत सारे बाजार से सामग्री लाने की बात कर रहा था, दरअसल वो कुछ और नहीं होता बल्कि वो फेविक्विक होती है। वो अलग अलग दुकानों से बड़ी तादाद में फेविक्विक को इकट्ठा कर रहा था और उसी फेविक्विक को काट कर एक शीशी के अंदर लगातार भर रहा था। जब शीशी फुल हो जाती है, ज्यादा भर जाती है, तभी वो दिन तारीख दे देता है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे थे, संबंध बनाते बनाते उनके ऊपर जब लेप लगाया गया, वो दोनों मास्टर जी और वो महिला जब चिपक जाते हैं, तभी वो गुरुजी चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि बाबा हम दोनों चिपक गए हैं, हमें छुड़ाने की कोशिश करो। जब यही बात वो महिला भी कहती है कि तुमने ऐसा क्या लगाया है जिससे हम चिपक रहे हैं, तभी उस मास्टर जी ने अपने शरीर पर से हाथ लगाते हुए, और जैसे ही हाथ लगाकर कुछ छुटाने की कोशिश करता है तो वो छूट नहीं पाता। और छूट नहीं पाता वो तभी समझ जाता है कि ये कुछ और चीज नहीं बल्कि ये फेविक्विक है, और फेविक्विक की वजह से दोनों चिपक जाते हैं। यहां उन्होंने चीखते हुए चिल्लाते हुए उस महिला से बिल्कुल अलग होने की जैसे कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे उनकी शरीर की खाल भी एक दूसरे से अलग होने लगी। उधर महिला की भी खाल छूट रही थी तो उधर उस मास्टर जी की भी खाल छूटने लगी। तभी लगा तांत्रिक को कि ये यहां से अगर छूट जाएंगे तो यहां से शायद भाग जाएंगे और मेरी आफत ज्यादा खड़ी हो जाएगी।
वहीं पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर से उसने उस मास्टर जी के शरीर पर एक दो नहीं कई सारे वार कर दिए। और जैसे ही मास्टर जी को चोट लग रही थी, मास्टर जी को ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, वो गंभीर रूप से घायल हो रहा था, तभी वो महिला जिसका नाम सोनू होता है वो भी चीखने लगती है। तांत्रिक को बिल्कुल यकीन हो चला था कि यदि इस महिला को बचाया गया तो ये महिला एक न एक दिन, जैसे इसने पहले संबंधों की पोल खोल दी थी, ऐसा ना हो कि इस हत्याकांड का भी ये खुलासा कर दे, क्योंकि उसकी हालत अब ज्यादा अच्छी नहीं थी। तभी वो तांत्रिक एक बार फिर से अपने उस पत्थर को उठाता है, उस महिला पर भी वैसे ही हमला करता है जैसे क्या शिक्षक पर हमला किया था। तुरंत ही दौड़ता हुआ जाता है अपने उस सामान के पास, और वहां पर उसके पास एक धारदार हथियार था। उस धारदार हथियार को लेकर उसने उस महिला को और उस पुरुष को गोदना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें गोद रहा था, साथ ही उसने उस महिला के प्राइवेट पार्ट पर अनगिनत वार कर दिए, और साथ ही उस पुरुष के भी उस प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल अलग कर उसे वहां से फेंक दिया। उस पर भी उसने अनगिनत वार किए थे, घाव दिए थे। जब ये दोनों मर जाते हैं, पूरा इत्मीनान हो जाता है, तो उनके कपड़े लेकर, अपनी सामग्री लेकर, एक एक चीजों को लेकर वो वहां से सीधा अपने थैले में रखता है, अपने बैग में रखता है, और वहां से बाइक उठाकर वो भाग जाता है। 15 नवंबर को इनकी हत्या होती है रात में, और घर वाले जब रात में ये नहीं पहुंचते तो परेशान हो जाते हैं। घर वाले उधर इनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते हैं। अगले ही दिन यानी कि 15, 16, 17 और जब 18 तारीख आती है, 18 नवंबर को कुछ राहगीरों को इनकी लाश मिल जाती है। महिला और पुरुष की लाश बिना कपड़ों के, और उनके शरीर पर चाकुओं के निशान थे, वो खून से बुरी तरह से लथपथ थे। तो इलाके में इस तरह का शोर मच जाता है, आसपास की बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और उनकी शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये कह सकें कि मरने वाली महिला कौन है और मरने वाला पुरुष कौन है। शुरुआत में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ऑनर किलिंग जैसी बात कह रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे, और शायद ये जैसे प्राइवेट पार्ट पर लगातार हमला किया गया था, तो इनके घर वालों ने ही इन्हें मारने की कोशिश की है। इसके बाद ये मामला जब पुलिस अपने स्तर से और जांच पड़ताल कर रही थी, यहां से एफएसएल टीम आती है, डॉग स्क्वाड की भी टीम आती है, और जो इनकी एसटीएफ कई तरह की टीमें आती हैं पुलिस की, और वो अपने अपने हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। क्योंकि मामला जब ये सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार छप रहा था, प्रकाशित हो रहा था, तो सब लोगों की इच्छाएं थी कि आखिरकार मरने वाले कौन हैं और वो कैसे मरे हैं, यही बात जानना चाहते थे। तभी डॉग स्क्वाड की मदद से वहां पर जहां लाशें पड़ी हुई थी, थोड़े से फासले से एक मोबाइल फोन मिलता है, और उस मोबाइल फोन की जब पड़ताल की जाती है, जांच की जाती है, तो पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि प्राइमरी में पढ़ाने वाला एक शिक्षक जो कि जाबर माइंस गांव का रहने वाला है, नाम है राहुल मीणा, उसका मोबाइल मिलता है। और इसी के आधार पर पता चलता है कि जो मरने वाली महिला है, जिसका नाम सोनू कुंवर है, जो कि मदार गांव की रहने वाली है और ठाकुर समाज से ताल्लुक रखती थी। अब इनके संबंध में यह पता करने की कोशिश की जाती है कि इस महिला के घर पहुंचा जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने शायद इनकी हत्या की है। वो साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ पूजा करने के लिए जाती थी और वहां से वापस लौटकर नहीं आई। उस दिन भी पूजा की बात कहकर गई थी कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ, इसलिए हमने ज्यादा गौर नहीं किया। हमने भी जाकर मुकदमा दर्ज कराया था उसकी गुमशुदगी का। तब पुलिस उस मोबाइल के अब लोकेशन उसकी सीडीआर निकलवाती है। तब पता चलता है कि उस इलाके में जहां जहां से होता हुआ ये मोबाइल आया था, जहां जहां की उसकी लोकेशन पाई जाती है, उस रास्ते में लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे पाए जाते हैं। और जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहां वहां के इलाके के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। घर पर संपर्क करने के बाद उनका फोटोग्राफ्स लेकर गली गली घर घर लोगों को दिखाया जाता है। जिन जिन लोगों ने उनको देखा था, उसी आधार पर पता चलता है कि जिस दिन ये यहां से जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे थे, ओवेशर की तरफ जा रहे थे, तब एक बाइक पर 3 लोग बैठे हुए थे। वो तीसरा कौन था? जब पुलिस उसकी तलाश करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो भालेश कुमार होता है, तांत्रिक, जो कि जिला डूंगरपुर का रहने वाला है। थाना उसका सागबाड़ा लगता है और गांव उसका पादरी लगता है, जो कि भादवी गुड़ा, जहां पर शेषनाग बाबूजी मंदिर होता है, उसका वो तांत्रिक होता है, उसका वो पुजारी होता है। वहां पर वो पूजा करता था, लोगों के ताबीज बनाया करता था। पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की, लगभग 72 घंटे के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। और जब खुलासा होता है तो लोग ये बात देखकर हैरान थे, परेशान थे कि एक महिला यहां पर आती तो थी अपनी परेशानी के लिए, लेकिन उस महिला को उसने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जबकि इस तांत्रिक की उम्र जो होती है वो लगभग 55 साल के आसपास होती है, और उस महिला की उम्र जो होती है वो लगभग 31 साल के आसपास होती है। यानी कि अपनी बेटी की उम्र की महिला के साथ तांत्रिक लगातार संबंध बना रहा था। और जब उस महिला ने अलग होने की कोशिश की तो उस तांत्रिक ने ऐसी मौत उनको दी, जिस मौत को सुनने के बाद शायद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना वाकई अपने आप में बहुत भयानक है। जो यहाँ के उदयपुर के एएसपी होते हैं कुंदन कुवारिया, साथ ही एसएचओ योगेंद्र व्यास, जो कि गोगुंदा थाना क्षेत्र के हैं, क्योंकि ये जो इलाका लगता है वो गोगुंदा इलाका लगता है। और इसी के थाना प्रभारी जब मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि इस मामले में
कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर इस आरोपी पुजारी को, इस आरोपी तांत्रिक को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही उदयपुर के जो एएसपी होते हैं कुंदन कुवारिया, उन्होंने भी ये कहा है कि इस आरोपी तांत्रिक को कम से कम समय में सजा दी जाएगी। और इसी व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बदनामी से बचने के लिए इसने 2 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी। अब फिलहाल मामला ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट क्या सजा देगा ये तो भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन फिलहाल तांत्रिक ने जो किया है वो वाकई बहुत भयानक था, बहुत बुरा था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें अंकित कुमार हैं, पलक कुमारी हैं, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। उन लोगों में महराज शेख हैं, पत्रकार हैं, कौशाम्बी के रहने वाले हैं। जगन्नाथ उड़ीसा से हैं, आरती साहू, मोहन लाल बिश्नोई, अलीगढ़ से भानु शर्मा हैं, बीकानेर से राम सिंह राठौर हैं, यूपी से अर्जुन कुमार हैं, आसिफ मंसूरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, धर्मेंद्र कुमार रोहतक से हैं, गुड्डू साकेत रीवा से हैं, किशन कुमार राजस्थान से, सोनू यादव, जमुना श्रेष्ठा नेपाल से हैं, शगुफ्ता हयात मेरठ से हैं, विशाल शर्मा, नाजनीन बिहार से हैं, गुलाम सरवर, कासिम खान भरतपुर से हैं, देवेंद्र कुशवाहा अशोकनगर से, आजमगढ़ से चिरंजीव कुमार हैं, सोनू कुमार सोनपुर से हैं, मोहम्मद यूसुफ और उड़ीसा से रंजीत त्रिपाठी हैं, कपिल मेनोरा। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।